हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नया यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं। पेरिफेरल इंटरफेस कंट्रोलर या पीआईसी माइक्रो कंट्रोलर इसे कहते हैं। ओके, देखिए 1989 में माइक्रोचिप टेक्नोलॉजी, ये एक कंपनी है यूएस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की। इन्होंने एक 8 बिट माइक्रो कंट्रोलर डेवलप किया था, उसे नाम दिया था पेरिफेरल इंटरफेस कंट्रोलर या पीआईसी कंट्रोलर या पिक कंट्रोलर भी कहते हैं। ओके, आप नाम में देख सकते हैं, इसका लिखा पेरिफेरल इंटरफेस। ओके, ये क्या है? पेरिफेरल इंटरफेस है, मतलब इंटरफेस की तरह काम कर रहा है पेरिफेरल डिवाइसेस के लिए। ये माइक्रो कंट्रोलर क्या करता है? एक इंटरफेस की तरह काम करता है पेरिफेरल डिवाइसेस के लिए। ओरिजिनली इसको डेवलप किया गया था पीडीपी कंप्यूटर्स के लिए, ताकि वो अपने पेरिफेरल डिवाइसेस को कंट्रोल कर सकें। ठीक है, पिक कंट्रोल को किस लिए डेवलप किया गया था? पीडीपी कंप्यूटर्स के लिए, ताकि वो अपने पेरिफेरल डिवाइसेस को कंट्रोल कर सकें। पीडीपी मतलब होता है प्रोग्राम डेटा प्रोसेसर। ओके, तो पीडीपी बहुत ही ओल्ड एज कंप्यूटर है, 1960 में डेवलप किया गया था। तो उस वक्त ये पेरिफेरल पिक माइक्रो कंट्रोलर डेवलप किया गया था इसके लिए, ताकि ये अपने पेरिफेरल डिवाइसेस के साथ कम्युनिकेशन कर सके। ओके, नेक्स्ट इसके बारे में एक चीज़ और है कि जो इसे पिक माइक्रो कंट्रोलर कहते हैं। पिक माइक्रो कंट्रोलर रिस्क आर्किटेक्चर पे होते हैं। रिस्क आर्किटेक्चर, रेड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। ठीक है, रिस्क आर्किटेक्चर। ओके, दो तरह के आर्किटेक्चर होते हैं, सिस्क आर्किटेक्चर और रिस्क आर्किटेक्चर। ठीक है, दोनों का डिफरेंस देखते हैं क्या होता है। देखिए, जो रिस्क आर्किटेक्चर है RISC, ठीक है, इसका मतलब क्या? रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट। रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट, ठीक है, रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर्स। ठीक है, रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट नाम से पता चल रहा है रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो इन ऐसे डिवाइसेस जो रिस्क को फॉलो करते हैं, उनमें नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस रिड्यूस्ड होते हैं, मतलब कम होते हैं। ओके, कंपैरिजन टू सिस्क आर्किटेक्चर। सिस्क का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। ठीक है, इसमें काफ़ी ज़्यादा, सिस्क में क्या होता है, इंस्ट्रक्शन नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस ज़्यादा होते हैं, इसलिए इसको कहते हैं ये कॉम्प्लेक्स है। इसमें इतने सारे इंस्ट्रक्शंस हैं, हर एक के लिए अलग अलग एड्रेसिंग मोड्स है, इसलिए इसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। ओके, रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट में क्या होगा? नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस कम होते हैं, रिस्क की बात कर रहे हैं। ठीक है, लेस नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ओके, और अगर नंबर ऑफ़ इंस्ट्रक्शंस कम होते हैं किसी भी चीज़ के, किसी भी कंप्यूटर के नंबर ऑफ़ इंस्ट्रक्शंस कम है, तो लेस नंबर ऑफ़ एड्रेसिंग मोड्स भी होंगे, उसके एड्रेसिंग मोड्स भी कम होंगे कंपैरिजन टू सिस्क। जितने ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस होंगे उतने ही ज़्यादा एड्रेसिंग मोड्स डेवलप होंगे उसके हिसाब से। थर्ड, ठीक है, इसमें लेस नंबर ऑफ़ इंस्ट्रक्शंस है, लेस नंबर ऑफ़ एड्रेसिंग मोड्स है। ओके, और ये हार्डवायर्ड होता है, हार्डवेयर कह लीजिए या फिर इसको फ्लेक्सिबल कह लीजिए। ठीक है, इसमें चेंजेस लाना आसान होता है, नॉट फ्लेक्सिबल, सॉरी, हार्डवेयर नॉट फ्लेक्सिबल। ओके, नॉट फ्लेक्स, इसमें चेंजेस लाना मुश्किल है। ठीक है, इसमें आप चेंजेस जैसे कि इंस्ट्रक्शंस एड्रेसिंग नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस को चेंज करना या फिर नए इंस्ट्रक्शंस ऐड करना, फ्लेक्स इसमें मुश्किल होता है। क्यों? इसमें नंबर ऑफ एड्रेसिंग मोड्स और नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस पहले से डिफाइन किए जाते हैं, और जो प्रोटोकॉल्स होते हैं इन इंस्ट्रक्शंस के वो डिफाइंड है, मतलब उससे बियॉन्ड आप नहीं जा सकते। इसलिए इसमें एडिशन करना या इसमें चेंजेस कर पाना इंस्ट्रक्शंस में या इसके डिवाइसेस में, वो उतना आसान नहीं होता। इट इज़ नॉट फ्लेक्सिबल, हार्डवेयर कहते हैं इसको। ओके, और आखिरी चीज़ इसमें ये देखिए कि आजकल के जो कंप्यूटर्स होते हैं वो ज़्यादातर रिस्क आर्किटेक्चर पे ही बनाए जाते हैं। ठीक है, रिस्क आर्किटेक्चर, तो रिस्क का मतलब क्या हुआ कि लेस नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस, लेस नंबर ऑफ एड्रेसिंग मोड्स। ठीक है, और आजकल के जो जैसे कि i3 कंप्यूटर्स होते हैं, i5 कंप्यूटर होते हैं, पेंटियम 4 होता है, ये सारे रिस्क आर्किटेक्चर पे ही बेस्ड होते हैं। ठीक है, वही सिस्क में क्या होगा? सिस्क में नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस ज़्यादा होंगे। ओके, ज़्यादा एड्रेसिंग मोड होगा, हालांकि वो फ्लेक्सिबल होता है। नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस क्योंकि ज़्यादा है तो फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है उसकी। ठीक है, और इसमें इंस्ट्रक्शंस हमेशा ध्यान दीजिए, रिस्क की बात कर रहे हैं, लेंथ ऑफ इंस्ट्रक्शंस कांस्टेंट होते हैं, ऑलमोस्ट लेंथ ऑफ इंस्ट्रक्शंस लगभग कांस्टेंट होते हैं।
ठीक है। जैसे हमने देखा है कि सिस्क में क्या होता है कि लेंथ ऑफ इंस्ट्रक्शंस 0 बाइट, सॉरी 1 बाइट, 2 बाइट, 3 बाइट्स तक के हो सकते हैं, ओके, 4 बाइट्स तक के भी हो सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं होगा रिस्क में, क्योंकि ये नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिमिटेड है, इसलिए इसकी उनकी साइज़ भी लिमिटेड होती है। जैसे कि अगर पिक कंट्रोलर की बात करें तो इसमें ज़्यादातर इंस्ट्रक्शंस 1 बाइट के हैं। केवल जंप के जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं, जो ब्रांचिंग के होते हैं, वही केवल 2 बाइट्स के होते हैं, लेकिन नहीं तो ज़्यादातर इसमें इंस्ट्रक्शंस केवल 1 बाइट के होते हैं, ओके, ठीक है। तो क्या होता है पिक माइक्रो कंट्रोलर रिस्क मतलब रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर आर्किटेक्चर पे बनाया जाता है, ओके। इसमें बहुत ही कम इंस्ट्रक्शंस हैं, कितने होते हैं, ओनली 35, केवल 35 इंस्ट्रक्शंस होते हैं और ज़्यादातर 1 बाइट के होते हैं। केवल जो ब्रांचिंग के इंस्ट्रक्शंस होंगे वो आप देखोगे कि वो इंस्ट्रक्शन सेट इसका सिलेबस में हमारे नहीं है, केवल आर्किटेक्चर है, ठीक है। तो इसमें जो केवल जो ब्रांचिंग के होते हैं वो केवल 2 बाइट्स के होते हैं, बाकी सारे इसमें 1 बाइट के होते हैं, ठीक है। पिक माइक्रो कंट्रोलर एक फैमिली है कई तरह के माइक्रो कंट्रोलर की। जब ये डेवलप किया गया था तब ये 8 बिट के माइक्रो कंट्रोलर थे, आज ये 64 बिट के भी पिक माइक्रो कंट्रोलर आते हैं मार्केट में, ठीक है। तो इनकी पूरी फैमिली है, जो उसमें 10x सीरीज़ चलती है, एक 12x, 14x, 16x, 17x, 18x, ये कुछ सीरीज़ हैं पिक माइक्रो कंट्रोलर की जो कि चलती हैं, ठीक है। जिसमें से हम 16x माइक्रो कंट्रोलर पे ध्यान देंगे ज़्यादा। हम जो डिस्कशन आगे करने जा रहे हैं आर्किटेक्चर के बारे में, वो ज़्यादातर 16x सीरीज़ के डिस्कशन पे ही बेस होंगे, ओके। 18x भी होता है, 18x का भी डिस्कशन थोड़ा बहुत कहीं कहीं कर लेंगे, तो मेनली हमारा जो फोकस होगा वो 16x पे होगा, ओके। स्पेशलिटी क्या होती है पिक माइक्रो कंट्रोलर की, अलग क्यों है? पहली चीज़, इसमें ऑन चिप प्रोग्रामेबल ऑसिलेटर होता है, ध्यान दीजिए, ऑन चिप प्रोग्रामेबल ऑसिलेटर, ओके। ऑन चिप है मतलब डिवाइस पे ही इनबिल्ट है, ठीक है। प्रोग्रामेबल मतलब एज अ यूज़र आप ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी चेंज कर सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ, जो ये इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी होती है एक कंट्रोलर की, वो फिक्स्ड होती है, लेकिन पिक में आप ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी भी चेंज कर सकते हो, ओके। इसमें जो ऑसिलेटर होता है उसकी रेंज 0 से 20 मेगाहर्ट्ज़ तक होती है और इसे 3 अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पे ऑपरेट किया जा सकता है, ओके। 0 to 20 मेगाहर्ट्ज़ मिनिमम 0 होती है, 0 पे नहीं चलता है, लेकिन 20 मेगाहर्ट्ज़ मैक्सिमम होती है, 2 मेगाहर्ट्ज़, 10 मेगाहर्ट्ज़ और 20 मेगाहर्ट्ज़, ये 3 अलग अलग फ्रीक्वेंसीज हैं जिस पे ये ऑपरेट कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें एक एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर भी होता है पिक कंट्रोलर में, ठीक है। तो इसकी स्पेशलिटी क्या क्या है, इसमें एक ऑन चिप प्रोग्रामेबल ऑसिलेटर होता है और दूसरा इसमें एक ऑन चिप एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर भी होता है, एडीसी, ठीक है। नेक्स्ट आर्किटेक्चर देखते हैं क्या होता है। ये डायग्राम क्या आर्किटेक्चर है पिक माइक्रो कंट्रोलर का, ठीक है। इसमें ऑसिलेटर लगा है जिसकी फ्रीक्वेंसी 0 से 20 मेगाहर्ट्ज़ तक ही है, रीसेट बटन है, टाइमिंग एंड प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट है, फ्लैश मेमोरी, ठीक है, प्रोग्राम काउंटर, रैम रजिस्टर्स, स्टैक, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, वर्किंग रजिस्टर, ALU, स्टेटस रजिस्टर, फाइल सेलेक्ट रजिस्टर, EEPROM, इंस्ट्रक्शन डिकोड एंड कंट्रोल और पोर्ट्स, टाइमर, ADC, सीरियल IO। ये देखेंगे क्योंकि जो इसमें इनपुट आउटपुट पोर्ट होते हैं वो सारे ही ऑपरेशन करते हैं, इसका सिंपल इनपुट आउटपुट पोर्ट्स की तरह वर्क करते हैं, टाइमर इनपुट आउटपुट के लिए काम करते हैं, ADC के लिए, और सीरियल इनपुट आउटपुट के लिए काम करते हैं। देखते हैं इसको। तो पहले देखते हैं मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, ओके। मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पिक माइक्रो कंट्रोलर। पिक माइक्रो कंट्रोलर में 3 अलग अलग ब्लॉक्स या मॉड्यूल होते हैं मेमोरी के। पहला प्रोग्राम मेमोरी, या जिसे फ्लैश मेमोरी कह रहे हैं, या फिर आप रोम जिसे नेचुरल लैंग्वेज में कहते हो, रोम, ठीक है। प्रोग्राम मेमोरी, फ्लैश मेमोरी, रोम या फिर रोम, तीनों चीज़ देखें। नेक्स्ट सेकंड क्या है, डेटा मेमोरी, या जिसे रैम कहते हैं, और इसके बाद थर्ड है स्टैक, ठीक है। पहला देखते हैं प्रोग्राम मेमोरी। प्रोग्राम मेमोरी को ये जो फ्लैश मेमोरी है जिसी को हम प्रोग्राम मेमोरी कह रहे हैं, ये, ठीक है। साइज़ कितनी होती है, ध्यान दीजिए, 8K इंटू 14 बिट्स, ठीक है। क्या लिखा है, साइज़ क्या होती है इसकी, 8K इंटू 14 बिट्स। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो प्रोग्राम मेमोरी है, ओके, इसमें इस प्रोग्राम मेमोरी में जो रजिस्टर्स हैं, ओके,
प्रोग्राम मेमोरी बना रहे हैं हम पीएम, ठीक है। इसमें 8K टोटल रजिस्टर होंगे, ठीक है। 8K मतलब 8192, ठीक है। तो रजिस्टर 0 से स्टार्ट करते हुए रजिस्टर 8191 तक रजिस्टर्स होते हैं इसमें टोटल, ठीक है। और ये तो हो गया, चलिए समझ में आ गया कि 8K का मतलब क्या है। 14 बिट्स का मतलब क्या है, हर एक रजिस्टर की साइज़ क्या है, 14 बिट्स, ठीक है। रजिस्टर कितने हैं, रजिस्टर 8192 है 8K रजिस्टर हैं टोटल 8192, 8192, ठीक है। रजिस्टर 0 से लेकर रजिस्टर 8191 तक रहेंगे, ठीक है। और हर एक रजिस्टर की साइज़ क्या है, 14 बिट्स। अभी तक हमने देखा था कि ज़्यादातर 8 बिट्स के साइज़ होते हैं, लेकिन इसमें पिक कंट्रोलर में ये साइज़ क्या हो जाएगी, 14 बिट्स हो जाएगी ओके। या फिर वन वर्ड की साइज़ आप कह सकते हो इस पिक माइक्रो कंट्रोलर के लिए, इस पिक 16X सीरीज़ के लिए वन वर्ड की साइज़ कितनी हो जाएगी, 14 बिट्स, ठीक है। अभी हमने देखा था पहले 80851 में कि वन वर्ड की साइज़ 8 बिट्स थी, ओके। क्योंकि वहाँ रजिस्टर साइज़ 8 बिट का था, तो हम कह रहे थे कि वन वर्ड की साइज़ 8 बिट है। यहाँ रजिस्टर साइज़ कितना है, 14 बिट्स का है, इसलिए पिक माइक्रो कंट्रोलर जो 16X सीरीज़ की बात कर रहा हूँ, ठीक है, इसकी वन वर्ड की साइज़ कितनी हो जाएगी, 14 बिट्स, ओके। 8K इंटू 14 बिट्स का क्या मतलब हुआ कि 8K नंबर ऑफ रजिस्टर्स या लोकेशन या एड्रेस है, ठीक है। और हर एक लोकेशन, एड्रेस या रजिस्टर की साइज़ क्या है, 14 बिट्स, ठीक है। किस लिए होता है प्रोग्राम मेमोरी, ज़्यादातर आप जैसे कि आपने 8051 में भी पढ़ा है कि प्रोग्राम मेमोरी किस लिए होता है, यूज़र्स के द्वारा रिटर्न प्रोग्राम को या कोड को स्टोर करने के लिए, ठीक है। प्रोग्राम मेमोरी किस लिए होता है, यूज़र जो प्रोग्राम को लिखता है या कोड को लिखता है उसे स्टोर करने के लिए। यहाँ पर भी यही पर्पज़ है इसका कि यूज़र द्वारा यूज़र्स ने जो प्रोग्राम लिखा है उसको स्टोर करता है। और रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है इसकी, 8K रजिस्टर हैं टोटल, ठीक है। यानी 8K एड्रेस हमें एड्रेस करना है, 8K लोकेशन को एड्रेस करना है, तो इसके लिए ऑब्वियसली 16 बिट लगेंगे, ओके। 000 से 00040H से स्टार्टिंग लोकेशन है, 0FFF तक ये उसकी एड्रेस होगी, ये इसकी रेंज होगी, 000 से 0FFF तक, ओके। रजिस्टर नंबर 0 से लेकर रजिस्टर नंबर 8191 तक ये एड्रेस जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 8191। आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं, ठीक है। और हर एक रजिस्टर कितना इन्फॉर्मेशन कैरी कर सकता है, 14 बिट्स का, ओके। नेक्स्ट क्या है, प्रोग्राम मेमोरी। ये 16 सीरीज़ की बात कर रहे हैं जो, उसके लिए जो डेटा मेमोरी की साइज़ जो होती है एक पिक माइक्रो कंट्रोलर में, वो होती है 368 बिट्स, 368 इंटू 8 बिट्स, 368 इंटू 8 बिट्स। इसका मतलब क्या हुआ, 368 लोकेशन कह लीजिए रजिस्टर होते हैं, और हर एक रजिस्टर की साइज़ 8 बिट की होती है, ओके। डेटा मेमोरी में, प्रोग्राम मेमोरी में हम देखे थे क्या कि हर एक रजिस्टर की साइज़ 14 बिट्स थी, लेकिन डेटा मेमोरी में क्या अभी भी 8 बिट्स है, ओके। तो इसका मतलब क्या है कि 368 लोकेशंस हैं इस रजिस्टर में, और हर एक रजिस्टर या लोकेशन की साइज़ क्या है, 8 बिट, ठीक है। 8051 में हमने देखा था कि जो मेमोरी होती है वो डिवाइडेड होती है बैंक में डिवाइडेड होती है, ठीक है। यहाँ पर भी वही होगा, जो रैम या डेटा मेमोरी है वो भी बैंक्स में डिवाइडेड होता है, अलग अलग बैंक्स में, और हर एक बैंक की साइज़ कितनी होती है, 128 बाइट्स। एक बैंक की साइज़ कितनी हो सकती है, मैक्सिमम 128 बाइट्स, मैक्सिमम नहीं, इतनी ही होती है, इसके अलावा कुछ नहीं होता, केवल 128 बाइट्स होती है, ठीक है। लेकिन नंबर ऑफ़ बैंक्स जो होते हैं वो वेरी करते हैं, मतलब अलग अलग वर्जन के हिसाब से कितने नंबर ऑफ़ बैंक्स हैं ये चेंज होते हैं। जैसे 16 सीरीज़ की बात करें तो इसमें 2 बैंक होते हैं, और 18 सीरीज़ की बात करेंगे तो वहाँ 4 बैंक होते हैं, ओके। बैंक सेलेक्ट कैसे होता है, तो स्टेटस रजिस्टर जो होता है, यहाँ पर हमने देखा ये स्टेटस रजिस्टर है ना, ठीक है। ये PSW है, अभी 8051 में PSW रजिस्टर था, प्रोग्राम स्टेटस वर्ड, तो यही सेम रजिस्टर ये भी यही है, स्टेटस रजिस्टर। इसके 2 बिट होते हैं, RP1 और RP0, वो ही सेलेक्ट करते हैं कि कौन सा बैंक डिफ़ॉल्ट रहेगा, ओके, ठीक है। तो क्या होता है, रैम जो होता है बैंक्स में डिवाइडेड होता है,
और हर एक बैंक की मैक्सिमम साइज, हर एक बैंक की साइज़ जो होती है वो 128 बाइट्स होती है। नंबर ऑफ बैंक्स अलग अलग वर्जन के हिसाब से चेंज होते रहते हैं, ठीक है। इन बैंक्स में क्या होता है, ठीक है, दो अलग अलग रजिस्टर होते हैं, सेट ऑफ रजिस्टर होते हैं, दो अलग अलग। जनरल पर्पस रजिस्टर एक सेट होता है और दूसरा स्पेशल फंक्शन रजिस्टर। एग्जैक्टली सेम है जैसा 8051 की तरह था, ठीक है। इसमें भी क्या होगा, जनरल पर्पस रजिस्टर किस लिए यूज़ होते हैं, डेटा स्टोर करने के लिए। अब एक प्रोग्रामर या फिर सीपीयू ऑपकोड्स को या ऑपरेंड को या कोई भी इंफॉर्मेशन हुआ उनको स्टोर करता है जनरल पर्पस रजिस्टर में, ठीक है। ये किस लिए है, ये केवल एक स्टोरेज डिवाइस होता है, यहाँ पर डेटा स्टोर किया आता है, ओके। इनका कोई स्पेशल फंक्शन नहीं डिफाइंड है, ये केवल स्टोरिंग के लिए होते हैं। जनरल पर्पस रजिस्टर किस लिए होते हैं, डेटा स्टोर करने के लिए, ऑपकोड स्टोर करने के लिए, ऑपरेंड स्टोर करने के लिए, ठीक है। इनका कोई स्पेशल फंक्शन नहीं डिफाइंड है, ठीक है। स्पेशल फंक्शन रजिस्टर इसका अपोजिट है, ठीक है। ये रजिस्टर के हर एक बिट की स्पेशल मीनिंग होती है, ठीक है। अब जैसे कि हम बात करें कि टाइमर्स का इनपुट आउटपुट, सीरियल पोर्ट्स पे इनपुट आउटपुट, एडीसी के लिए कंट्रोल सिग्नल जनरेट करना और सिंपल इनपुट आउटपुट पोर्ट्स के लिए सिग्नल जनरेट करना। इसके अलावा कि इंटरप्ट्स को इनेबल करना, डिसेबल करना, टाइमर का मोड सेलेक्ट करना, ठीक है, सीरियल पोर्ट्स का किस मोड में काम करेंगे, ये सारी चीज़ें स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स ही करते हैं, ओके। बैंक सेलेक्ट करना, ठीक है, ये सारे फंक्शंस क्या होते हैं, स्पेशल फंक्शन रजिस्टर है। ऐसा मत समझिए कि एक है, कलेक्शन होता है, सेट ऑफ रजिस्टर्स को हम कहते हैं स्पेशल फंक्शन रजिस्टर। इसमें बहुत सारे रजिस्टर होते हैं, तो हर एक रजिस्टर का अपना खुद का एक पर्पज़ होता है, ठीक है। ये रजिस्टर्स स्टोरेज के लिए यूज़ नहीं किए जाते हैं, इनका मीनिंग अलग होता है, ये अलग अलग काम करने के लिए ये होते हैं, ओके। इसके बाद क्या है, स्टैक। ये था डेटा मेमोरी। डेटा मेमोरी क्या होता है, 368 इसमें लोकेशंस होते हैं, हर एक लोकेशन 8 बिट का होता है, ओके। इसमें जनरल पर्पस रजिस्टर होता है, स्पेशल फंक्शन रजिस्टर होता है, ओके। अब जो थर्ड मेमोरी है, प्रोग्राम मेमोरी हो गया, डेटा मेमोरी हो गया, थर्ड मेमोरी क्या है, स्टैक। स्टैक किस लिए होता है, स्टैक टेम्पररी स्टोरेज होता है सीपीयू के लिए, ठीक है। ये यूज़र प्रोग्राम, यहाँ पर आप यदि पीआईसी में ये चीज़ यूज़र प्रोग्रामेबल नहीं है, आप एज अ यूज़र इसको एक्सेस नहीं कर सकते स्टैक को, ठीक है। जब भी आप इंटरप्ट कोई आता है तो क्या होता है, प्रोग्राम सीपीयू अपना करंट एग्जीक्यूशन छोड़कर उसके दिए गए आईएसआर पे जंप करता है, इंटरप्ट सब रूटीन पे, ठीक है। लेकिन उस जंप करने से पहले वो एड्रेस को स्टोर करता है, ओरिजिनल प्रोग्राम के एड्रेस को कहाँ स्टोर करता है, स्टैक में, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं कि जब भी इंटरप्ट आता है हाई प्रायोरिटी का तो जंप करता है आईएसआर पे, इंटरप्ट सर्विस रूटीन पे, ठीक है। लेकिन उससे पहले वो एड्रेस सेव करता है स्टैक में, ठीक है। तो ये 3 अलग अलग प्रोग्रामिंग मेमोरी मॉड्यूल हैं पिक कंट्रोलर के। इसके बाद क्या है, चौथा मेमोरी जो है EEPROM, ठीक है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ओके। इलेक्ट्रिकली इरेजेबल होता है, EEPROM किस लिए होता है, ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। नॉन वोलेटाइल मेमोरी मतलब कि अगर डिवाइस को ऑफ कर दिया जाए तब भी उसमें डेटा डिलीट नहीं होता है, ओके, वो सेव रहता है। तो EEPROM एक पिक कंट्रोलर के लिए नॉन वोलेटाइल मेमोरी की तरह काम करता है। इसमें जब डिवाइस ऑन था उस वक्त अगर आप कोई डेटा सेव कर देते हो तो वो डिवाइस को ऑफ करने के बाद भी उसमें सेव रहता है। अब दोबारा ऑन करोगे तो आपको वहाँ से वो डेटा मिल सकता है, ठीक है। तो ये किस लिए होता है, प्रोग्राम स्टोर करता है जब माइक्रो कंट्रोलर ऑफ हो, ओके। 256 लोकेशन यहाँ पर रजिस्टर्स होते हैं एक EEPROM ऑफ पिक माइक्रो कंट्रोलर के EEPROM में 256 लोकेशन होते हैं और हर एक लोकेशन की साइज़ कितनी होती है, 8 बिट्स, ठीक है, ओके। तो टोटल साइज़ कितनी हो गई EEPROM की, 256 बिट्स, ठीक है। इसका मतलब क्या है, यहाँ जो लिखा है 256 लोकेशन 8 बिट्स मतलब 256 क्रॉस 8 बिट्स, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, 256 बाइट्स। EEPROM को कंट्रोल करने के लिए स्पेशल फंक्शन रजिस्टर में 6 तरह के रजिस्टर होते हैं जो कि इनको कंट्रोल करते हैं, इनके रीडिंग या राइटिंग को, ठीक है। EECON1, EECON2, EEDATA, EEDATA-H, EEADDRESS, EEADDRESS-H। इनके बारे में इतना डिटेल हम नहीं जाएंगे, ज़रूरत भी नहीं है, ओके,
ठीक है, तो ये था मेमोरी ऑफ पिक कंट्रोलर। हमने क्या देखा, प्रोग्राम मेमोरी, डेटा मेमोरी। जो EEPROM है, ये इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामर रीड ओनली मेमोरी, ये प्रोग्राम मेमोरी का ही पार्ट है एक। ठीक है, इसमें सेकेंडरी पार्ट इसका है, यहाँ पर लिख दिया गया। ओके, ठीक है, तो क्या होता है, प्रोग्राम मेमोरी, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्राम मेमोरी, फिर डेटा मेमोरी और स्टैक। इसके बाद क्या है, CPU। आप जिस तरह हर CPU पढ़े हो जिस तरह का माइक्रो कंट्रोलर में 8085 में सेम वही वर्किंग है इसमें भी। इसमें क्या होता है, ALU होता है, मेमोरी यूनिट हमने पीछे डिस्कस कर लिया कौन कौन सी मेमोरी है, और कंट्रोल यूनिट एक CO। ठीक है, ALU क्या करता है, सारे अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस को करता है, मेमोरी डेटा स्टोर करने के लिए, ओके, कंट्रोल यूनिट कंट्रोल सिग्नल्स के लिए। ठीक है, ये आप ये जानते हो, इसलिए इसको डिटेल में बहुत नहीं लिखा गया। ओके, नेक्स्ट क्या है, CPU रजिस्टर्स। अलग अलग CPU रजिस्टर कौन कौन से होते हैं इसमें देखते हैं। W रजिस्टर, ठीक है, ये जो वर्किंग रजिस्टर है यहाँ पर, इसी को W रजिस्टर कहा जा रहा है। ये अक्यूमुलेटर होता है, ये पिक कंट्रोलर का अक्यूमुलेटर है। W रजिस्टर क्या होता है, पिक कंट्रोलर या PIC माइक्रो कंट्रोलर का अक्यूमुलेटर है। ठीक है, सेम फंक्शन है, बिल्कुल वही चीज़ करता है जो एक 8085 में एक्यूमुलेटर करता है, या फिर 8051 में रजिस्टर A करता है, कि एक ALU के लिए इनपुट होता है, ALU के सारे रिजल्ट इस W रजिस्टर में सेव होते हैं, और एक्सटर्नल मेमोरी से जब कम्युनिकेशन हो रहा होता है तो वो W रजिस्टर के थ्रू होगा। ओके, ऑल रिजल्ट्स ऑफ ALU आर स्टोर्ड इन द W रजिस्टर। इसी तरह नेक्स्ट क्या है, स्टेटस रजिस्टर। ये प्रोग्राम स्टेटस वर्ड ऑफ 8051 होता है, उसकी तरह है ये बिल्कुल। इसमें सारे स्टेटस या फ्लैग ऑफ द प्रोसेसर होते हैं। ठीक है, सारे फ्लैग जो होते हैं वो स्टेटस रजिस्टर में होते हैं। और दूसरा, इसमें 2 बिट होते हैं, RP1 और RP0। ठीक है, ये क्या करता है, ये बैंक सेलेक्ट करता है कि कौन सा बैंक काम करेगा, किस में आप डेटा स्टोरेज करोगे, वो चीज़ इस रजिस्टर से होती है। इसके 2 बिट होते हैं, RP1 और RP0। इसके अलावा नेक्स्ट, फाइल सेलेक्ट रजिस्टर, FSR। ये देखिए, ये इनडायरेक्ट एड्रेसिंग के वक्त काम आता है। इनडायरेक्ट रजिस्टर एड्रेसिंग के वक्त ये चीज़ काम आती है। ठीक है, हमने देखा है 8051 में कि उसमें इनडायरेक्ट रजिस्टर एड्रेसिंग में रजिस्टर नंबर R0 और R1 को ही यूज़ किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर पिक कंट्रोलर में उसके लिए अलग स्पेशल रजिस्टर है जिसे फाइल सेलेक्ट रजिस्टर कहते हैं। ठीक है, जो काम वहाँ R1 और R0 कर रहे थे 8051 में, यहाँ पर ये FSR करता है। ठीक है, ये क्या होता है, डेटा मेमोरी का एड्रेस पॉइंटर होता है। डेटा मेमोरी के लिए एड्रेस पॉइंटर की तरह काम करता है इनडायरेक्ट एड्रेसिंग में। ओके, मतलब जब आप इसमें क्या स्टोर होगा, डेटा मेमोरी का एड्रेस। ठीक है, इसमें एक ही चीज़ स्टोर होती है, डेटा मेमोरी का एड्रेस। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद है प्रोग्राम काउंटर। ओके, प्रोग्राम काउंटर एक PIC माइक्रो कंट्रोलर में जो प्रोग्राम काउंटर होता है वो 13 बिट्स का होता है। 13 बिट्स का क्यों होता है, हमने देखा कि प्रोग्राम मेमोरी, ये जो प्रोग्राम मेमोरी है ये है ना, ठीक है, प्रोग्राम मेमोरी 8 के लोकेशंस में होते हैं। इसमें 8 के लोकेशन होते हैं, 0 से लेकर 8192 तक। इनको एड्रेस करने के लिए, इन सारे रजिस्टर्स को एड्रेस करने के लिए 13 बिट्स की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, क्योंकि 2 की पावर 13 8 की होता है, इसीलिए जो प्रोग्राम काउंटर होता है पिक कंट्रोलर का वो 13 बिट्स का होता है, ताकि सारे रजिस्टर्स को एड्रेस कर सके। ओके, क्या काम होता है इसके प्रोग्राम काउंटर का, अगले इंस्ट्रक्शन का एड्रेस स्टोर करना। सेम वही चीज़ है कि अगले इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट होने वाला है उसके एड्रेस को स्टोर करना। ओके, सीरियल कम्युनिकेशन, सीरियल डेटा कम्युनिकेशन। ठीक है, सीरियल डेटा ट्रांसफ़र कैसे होगा पिक कंट्रोलर में, देखते हैं। 3 अलग प्रोटोकॉल्स दिए गए इसके लिए, या कह लीजिए 3 अलग अलग टेक्निक्स हैं। पहला है USART। ठीक है, यूनिवर्सल सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस रिसीवर एंड ट्रांसमीटर। ठीक है, 8051 में हमने देखा था UART था, पिक कंट्रोलर में USART है। सिंक्रोनस भी सपोर्ट करता है इसमें डेटा ट्रांसमिशन। ठीक है, 8051 में केवल एसिंक्रोनस था, हैंडशेकिंग के थ्रू होता है, और इसमें क्या होगा, सिंक्रोनस भी होगा विदाउट हैंडशेकिंग। ओके,
तो क्या होता है, पिक कंट्रोलर में इनबिल्ट मतलब डिवाइस पे ही USART होता है। किस लिए? सीरियल डेटा ट्रांसफ़र के लिए, ठीक है। लेकिन किसके बीच में? दो अलग अलग डिवाइसेस के बीच में। दो अलग अलग डिवाइसेस कौन से हो सकते हैं? दो अलग पिक डिवाइसेस, या एक पिक या दूसरा माइक्रो कंट्रोलर डिवाइस, ठीक है। ऐसे डिवाइसेस के बीच में अगर डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है, दो माइक्रो कंट्रोलर या दो पिक कंट्रोलर के बीच में डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है, या फिर एक माइक्रो प्रोसेसर के बीच में डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है सीरियली, तो इसके लिए ये USART उस वक्त एक पिक कंट्रोलर यूज़ करता है, ठीक है। जब उसे डेटा ट्रांसफ़र किसी दूसरे माइक्रो कंट्रोलर या फिर दूसरे पिक माइक्रो कंट्रोलर या फिर दूसरे माइक्रो प्रोसेसर के साथ करना होता है, तो उस वक्त USART को वो यूज़ करता है। ओके, सेम जैसे एक 8051 में था, इसके भी दो पिन होते हैं, TXT और RXT। TXT पिन से सीरियली डेटा ट्रांसफ़र होता है, RXT पिन से सीरियली डेटा रिसीव करता है, एक पिक कंट्रोलर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? SPI कंट्रोलर, सीरियल पेरिफेरल इंटरफेस टेक्निक या प्रोटोकॉल, ठीक है। ये किस लिए यूज़ होता है? जब पेरिफेरल डिवाइसेस से कम्युनिकेशन करना होता है एक पिक कंट्रोलर को, ठीक है। पेरिफेरल डिवाइसेस से कौन कौन से? जैसे सेंसर्स के साथ, शिफ्ट रजिस्टर के साथ, या फ्लैश ड्राइव के साथ। फ्लैश ड्राइव मतलब SD कार्ड्स के साथ अगर उसको कम्युनिकेशन कर रहे हैं सीरियली, तो वो SPI प्रोटोकॉल्स को यूज़ करेगा। SPI मतलब सीरियल पेरिफेरल इंटरफेस। पेरिफेरल डिवाइसेस के साथ कम्युनिकेशन, सीरियल कम्युनिकेशन के लिए वो SPI प्रोटोकॉल्स को यूज़ करता है, ठीक है। ये SPI प्रोटोकॉल में केवल सिंक्रोनस डेटा ट्रांसफ़र ही सपोर्ट होता है। SPI प्रोटोकॉल में केवल सिंक्रोनस डेटा ट्रांसफ़र सपोर्ट होगा, और ये फुल ड्यूप्लेक्स होता है, फुल ड्यूप्लेक्स, ठीक है। इसमें क्या होता है? एक मास्टर होता है और एक या एक से ज़्यादा स्लेव होते हैं। मास्टर कौन होगा? पिक कंट्रोलर। और स्लेव क्या होते हैं? ये सारे पेरिफेरल डिवाइसेस, ओके। नेक्स्ट क्या है? थर्ड क्या है? I2C प्रोटोकॉल या फिर इंटर इंटीग्रेटेड सर्किट प्रोटोकॉल, ठीक है। ये भी सिंक्रोनस सीरियल डेटा ट्रांसफ़र के लिए होता है, ठीक है। ये कहाँ पर यूज़ करते हैं? एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर्स के साथ और EEPROM के साथ। ऐसे डिवाइसेस जिनकी ट्रांसफ़र स्पीड स्लो होती है, उनके साथ अगर सीरियल डेटा कम्युनिकेशन करना है पिक कंट्रोलर को, तो वो इंटर इंटीग्रेटेड सर्किट टेक्निक को यूज़ करता है, ओके। ये भी सिंक्रोनस सीरियल डेटा ट्रांसफ़र सपोर्ट करते हैं, लेकिन केवल हाफ ड्यूप्लेक्स होते हैं, हाफ ड्यूप्लेक्स, ओके। ये फुल, पिछला अभी हमने देखा कि USART क्या है, ये भी फुल ड्यूप्लेक्स होता है, ठीक है। लेकिन ये एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस दोनों डेटा ट्रांसफ़र सपोर्ट करता है। SPI क्या है? सिंक्रोनस है, लेकिन केवल सिंक्रोनस है, लेकिन ये भी फुल ड्यूप्लेक्स है। I2C सिंक्रोनस है, लेकिन हाफ ड्यूप्लेक्स होता है, ओके। इसमें भी वन मास्टर, वन और मोर स्लेव होते हैं, सॉरी यहाँ गलत लिखा है, वन और मोर, ठीक है। वन और मोर स्लेव होते हैं, एक या एक से ज़्यादा, ठीक है। मास्टर कौन होगा? पिक माइक्रो कंट्रोलर। और स्लेव क्या होता है? ये डिवाइसेस, ओके। तो सीरियल कम्युनिकेशन के लिए एक पिक कंट्रोलर 3 अलग अलग टेक्निक्स को यूज़ करता है। अगर उसे माइक्रो कंट्रोलर से या दूसरे पिक कंट्रोलर से या माइक्रो प्रोसेसर से कम्युनिकेशन करना है, डेटा ट्रांसफ़र करना है, तो वो USART प्रोटोकॉल यूज़ करता है। अलग अलग पेरिफेरल डिवाइसेस जैसे कि सेंसर्स, शिफ्ट रजिस्टर और फ्लैश ड्राइव से सीरियल डेटा कम्युनिकेशन करना है, तो SPI प्रोटोकॉल का यूज़ होगा। और अगर एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर या EEPROM से डेटा कम्युनिकेशन करना है, तो उसके लिए I2C प्रोटोकॉल यूज़ करता है, ओके। नेक्स्ट, इनपुट आउटपुट पोर्ट्स। एक पिक कंट्रोलर में 5 इनपुट आउटपुट पोर्ट्स हैं। पोर्ट A, पोर्ट B, पोर्ट C, पोर्ट D, पोर्ट E, ओके। पोर्ट A के बारे में बात करते हैं। 6 बिट्स का होता है, 6 बिट्स बाई डायरेक्शनल होता है, ठीक है। 6 बिट का होता है और बाई डायरेक्शनल होता है। सारे इनपुट आउटपुट पोर्ट्स मैक्सिमम डिवाइसेस में बाई डायरेक्शनल ही होते हैं, ठीक है। तो क्या ये 6 बिट का है और बाई डायरेक्शनल है। इसका ये ज़्यादातर सिंपल इनपुट आउटपुट पोर्ट की तरह ही वर्क करता है। इसका कोई स्पेशल फंक्शन नहीं डिफाइन किया गया, ठीक है। पोर्ट A का कोई स्पेशल फंक्शन नहीं, ये ज़्यादातर सिंपल इनपुट आउटपुट पोर्ट की तरह ही काम करता है। इसके लिए एक
ट्रिसा रजिस्टर होता है, ट्रिसा ट्रेडॉक इंटेलिजेंट सपोर्ट एक्टिविटी, ठीक है। ये रजिस्टर डिसाइड करता है कि इसमें डेटा इनपुट होगा कि आउटपुट होगा। ये स्पेशल फंक्शन रजिस्टर है ट्रिसा ट्रेडॉक इंटेलिजेंट सपोर्ट एक्टिविटी, ठीक है। इसके बिट जो डिसाइड करते हैं कि ये पोर्ट ए से, या सारे पोर्ट्स में ही, बल्कि सारे जितने भी ये 5 पोर्ट है इनमें सीरियल कम्युनिकेशन वो एक इनपुट आउटपुट पोर्ट से ये इनपुट करेगा कि आउटपुट करेगा डेटा, ठीक है। ये डिसाइड करते हैं ट्रिसा। नेक्स्ट क्या है, पोर्ट बी 8 बिट के होते हैं, पोर्ट ए 6 बिट्स का है, ओके। पोर्ट बी 8 बिट्स के होते हैं, 8 बिट के, बाई डायरेक्शनल होते हैं, ठीक है। सिंपल इनपुट आउटपुट पोर्ट की तरह वर्क करते हैं, लेकिन इसका स्पेशल फंक्शन क्या होता है, इसका अल्टरनेट फंक्शन जो कह रहा है यहाँ पर, अल्टरनेट फंक्शन ऑफ पोर्ट बी एक्सटर्नल इंटरप्ट इनपुट्स, ठीक है। पोर्ट बी किस लिए होता है, अल्टरनेट फंक्शन क्या है इसका, एक्सटर्नल इंटरप्ट्स को रिसीव करना, ठीक है। एक्सटर्नल इंटरप्ट्स के लिए पोर्ट बी जो होते हैं वो डिफाइन किया गया, इनका ये अल्टरनेट फंक्शन है, ओके। इसके बाद क्या है, पोर्ट सी भी 8 बिट्स के होते हैं, बाइडायरेक्शनल होते हैं, सिंपल इनपुट आउटपुट पोर्ट की तरह आप इसको यूज़ कर सकते हो। अल्टरनेट फंक्शन क्या होता है, ठीक है, टाइमर इनपुट आउटपुट, ठीक है। टाइमर के लिए इनपुट और आउटपुट ये कैरिंग करते हैं, ठीक है। T1 T0 आप देखे हो, T1 और T0 होते हैं, क्या कौन पिन होते हैं 8051 में, तो वो पिन पिक कंट्रोलर के लिए इन पोर्ट सी से वो रिसीव करता है, ओके। पिन डायग्राम नहीं है ना, तो वहाँ पर हम इसको देखते हैं, पिन डायग्राम आपके सिलेबस में नहीं, केवल आर्किटेक्चर है, ठीक है। पोर्ट डी 8 बिट्स के लिए 8 बिट्स के होते हैं, ये भी बाई डायरेक्शनल, सिंपल इनपुट आउटपुट पोर्ट की तरह वर्क कर सकते हैं, बिल्कुल। और अल्टरनेट फंक्शन क्या है, 8 बिट पैरेलल स्लेव पोर्ट की तरह काम करते हैं, ठीक है। 8 बिट पैरेलल स्लेव पोर्ट के लिए ये यूज़ किया जाता है, मतलब अगर ये पिक कंट्रोलर किसी दूसरे पिक कंट्रोलर का स्लेव है, ठीक है, मतलब कोई पिक कंट्रोलर है और वो दूसरे किसी मास्टर पिक कंट्रोलर का स्लेव है, तो उस वक्त ये पोर्ट उस स्लेव उस मास्टर से डेटा को पैरेलली रिसीव करने के लिए वर्क करेंगे, ठीक है। पोर्ट डी, ठीक है, स्लेव की तरह अगर ये कोई पिक कंट्रोलर काम कर रहा है तो उसके पोर्ट डी के जो पिन होते हैं वो पैरेलल डेटा रिसीव या ट्रांसफ़र करने के काम आते हैं स्लेव मोड में, ओके। पोर्ट ई किस लिए होता है, ये पोर्ट ई 3 बिट्स का होता है, बाई डायरेक्शनल होता है, इसका केवल एक ही काम है, ये सिंपल इनपुट आउटपुट पोर्ट की तरह वर्क नहीं करता है। इसका काम क्या होता है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर को कंट्रोल सिग्नल देना, ओके। क्या काम होता है इसका, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर को कंट्रोल सिग्नल्स देना, ओके। तो देखते हैं एक बार फिर से देखते हैं इसको, इनपुट आउटपुट पोर्ट्स को। पोर्ट ए 6 बिट्स का होता है, ओके, 6 बिट्स का होता है, और इसके अलावा ये मेनली सिंपल इनपुट आउटपुट पोर्ट की तरह ही वर्क करता है। ट्रिसा रजिस्टर डिसाइड करता है कि ये इनपुट की तरह काम करेगा कि आउटपुट की तरह काम करेगा। पोर्ट बी 8 बिट के होते हैं, ठीक है, सिंपल इनपुट आउटपुट पोर्ट की तरह वर्क करेंगे। अल्टरनेट फंक्शन क्या है, एक्सटर्नल इंटरप्ट को रिसीव करना, ठीक है। पोर्ट सी ये भी 8 बिट के होते हैं। अल्टरनेट फंक्शन क्या है, टाइमर के लिए इनपुट आउटपुट काम करना है, ठीक है। टाइमर का इनपुट बेसिकली लेना, ये इनका काम होता है टाइमर के लिए, ठीक है। नेक्स्ट पोर्ट डी के लिए 8 बिट के होते हैं, लेकिन अल्टरनेट फंक्शन क्या है, 8 बिट पैरेलल स्लेव पोर्ट की तरह भी काम करता है ये। 6 पोर्ट ई 3 बिट का होता है, ये केवल एक ही वर्क करता है कि ये कंट्रोल सिग्नल्स एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर के लिए रिसीव करता है, एक्सटर्नली बाहर से आने वाले कंट्रोल सिग्नल्स को रिसीव करता है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर के लिए, ओके। तो ये थे 5 इनपुट आउटपुट पोर्ट्स। फिर आते हैं सीसीपी मॉड्यूल, ठीक है। सीसीपी मॉड्यूल क्या होता है, कैप्चर कंपेयर पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। सीसीपी का क्या मतलब है, कैप्चर कंपेयर पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, ओके। पीआईसी माइक्रो कंट्रोलर में इनबिल्ट सीसीपी मॉड्यूल होता है, किस लिए, मॉड्यूलेशन के लिए, पहला सिग्नल की मॉड्यूलेशन के लिए, और वेव फॉर्म जनरेट करने के लिए। वेव फॉर्म्स जनरेट मतलब सिग्नल जनरेट करने के लिए, एक तरह से समझ लीजिए, ओके, सिग्नल जनरेट करने के लिए, ठीक है। इसके अलावा
टाइमर टाइम डिलेस को जनरेट करता है। 3 फंक्शन बताया मैंने इसके लिए, मॉड्यूलेशन पहला, दूसरा वेव फॉर्म जनरेशन या सिग्नल जनरेशन, तीसरा टाइम डिलेस। ठीक है, सीसीपी मॉड्यूल क्या करता है, मॉड्यूलेशन करता है, वेव फॉर्म या सिग्नल जनरेशन का काम करता है और टाइम डिले जनरेट करता है, डिले पैदा करता है ये। ठीक है, इसका 16 बिट का रजिस्टर होता है सीसीपी जिसे कहते हैं। 16 बिट का रजिस्टर सीसीपी होता है जो कि 3 अलग अलग मोड में काम कर सकता है। पहला किस लिए है, कैप्चर मोड। ठीक है, टाइमिंग करता है टाइमर 1 के लिए। 3 टाइमर हो जो सॉरी पिक कंट्रोलर में जो टाइमर होते हैं, अलग अलग पिक कंट्रोलर के नंबर ऑफ टाइमर चेंज होते रहते हैं, तो मिनिमम 3 टाइमर होते हैं पिक कंट्रोलर में। ओके, तो वहाँ पर इसमें जो होता है टाइमर 1 जो है, टाइमर 0 अगर मान लीजिए 16 सीरीज़ है तो उसमें तीन टाइमर होते हैं, टाइमर 0, टाइमर 1 और टाइमर 2। तो जो टाइमर 1 होता है उसकी टाइमिंग के लिए हम कैप्चर मोड यूज़ करते हैं। मतलब आप किसी वैल्यू को पहले सेट कर देते हो सीसीपी में, ठीक है, और फिर आप नहीं, जैसे कि इसी वैल्यू नहीं सेट करते हो, टाइमर 1 की किसी वैल्यू के लिए आप कैप्चर करते हो। मतलब आपने कुछ प्रोसेसिंग स्टार्ट की, किसी सर्टेन टाइम पे आप दिखना चाहते हो कि कोई फंक्शन कब स्टार्ट हुआ है, उसकी टाइमिंग के लिए कैप्चर मोड यूज़ किया जाता है। ओके, कैप्चर मोड क्या करता है कि कोई इवेंट कब स्टार्ट हुआ वो कैप्चर करता है टाइमर 1 के बिट्स को कॉपी करके। ठीक है, वो क्या करेगा, जैसे कोई इवेंट स्टार्ट हुआ, अब ये यूज़र डिफाइंड होता है कि किस इवेंट को वो कैप्चर करना चाहता है। तो कोई इवेंट स्टार्ट हुआ, उसी वक्त जैसे ही वो स्टार्ट होगा तो टाइमर 1 के सारे बिट्स एज इट इज़ सीसीपी रजिस्टर जो 16 बिट के हैं ये है, इसमें कॉपी हो जाते हैं, वो कैप्चर कर लेता है इसको। ओके, दूसरा क्या काम हुआ, क्या इसका कंपेयर करना। ये टाइमर 1 के रजिस्टर 16 बिट का टाइमर 1 रजिस्टर जो होता है उसको और सीसीपी रजिस्टर को कंपेयर करता है। ओके, ठीक है, जब ये दोनों मैच करते हैं उस वक्त एक इंटरप्ट जनरेट करता है। ठीक है, ये कंपेयर किस लिए किया जाता है, टाइमिंग करने के लिए या फिर काउंटिंग करने के लिए, एक तरह समझ लीजिए। सीसीपी में पहले से एक वैल्यू लोड की जाती है सीसीपी रजिस्टर में, जो ये 16 बिट रजिस्टर है। ओके, अब फिर आप देखते हो कि टाइमर 1 रजिस्टर कब उस वैल्यू तक पहुंचता है, कितना टाइम बाद। ओके, जैसे ही ये टाइमर 1 की रजिस्टर और सीसीपी रजिस्टर की वैल्यू मैच होगी, उसी वक्त ये डिवाइस एक इंटरप्ट जनरेट कर देगा, सीपीयू को वर्किंग से रोक देगा। ओके, नेक्स्ट क्या है, पीडब्ल्यूएम या पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन मोड। जनरली ये सिग्नल जनरेट, ये जो यहाँ पर वेवफॉर्म जनरेशन लिखा है ना, ये काम पीडब्ल्यूएम मोड में ही होता है। ठीक है, ये पीडब्ल्यूएम मोड में सीसीपी मॉड्यूल सिग्नल जनरेट करता है अलग अलग फ्रीक्वेंसी और अलग अलग ड्यूटी साइकिल के हिसाब, ड्यूटी साइकिल की। ये यूज़र डिफाइंड फ्रीक्वेंसी या यूज़र डिफाइंड ड्यूटी साइकिल आप इसमें जनरेट कर सकते हो पीडब्ल्यूएम मोड में। ओके, टाइमर्स देखते हैं। ठीक है, ये तो सीसीपी मॉड्यूल, ठीक है, 3 अलग मोड में काम करता है, कैप्चर मोड, कंपेयर मोड और सिग्नल जनरेशन मोड, एक तरह से समझ लीजिए। ओके, कैप्चर मोड में ये टाइमर 1 के 16 बिट्स को कॉपी कर लेता है सीसीपी में। ओके, कंपेयर मोड में क्या होता है, सीसीपी रजिस्टर और टाइमर 1 रजिस्टर को कंपेयर करता है, मैच होने पे इंटरप्ट जनरेट करता है। और पीडब्ल्यूएम मोड में क्या होता है कि सिग्नल जनरेट करता है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी एंड ड्यूटी साइकिल। ठीक है, फिर टाइमर्स माइक्रो कंट्रोलर्स, पीआईसी माइक्रो कंट्रोलर की बात करें तो इसमें जो नंबर ऑफ़ टाइमर होते हैं वो अलग अलग वर्जन के हिसाब से चेंज होते हैं। जैसे कि पीआईसी 16 सीरीज़ की बात करें तो इसमें 3 टाइमर होते हैं, वहीं 18 सीरीज़ में 4 टाइमर्स होते हैं। ठीक है, इसमें भी जैसे 8051 में था, पीआईसी में भी 2 मोड्स होते हैं, टाइमर मोड और काउंटर मोड। टाइमर मोड में इंटरनल सिग्नल, काउंटर मोड में एक्सटर्नल सिग्नल काउंट करता है। ठीक है, इंटरप्ट जनरेट करता है कब, टाइमर का ये जो टाइमर्स इंटरप्ट जनरेट करते हैं, जैसे ही कोई भी टाइमर रजिस्टर ओवरफ्लो करेगा तो ये टाइमर्स इंटरप्ट जनरेट करते हैं। ओके, अगर पीआईसी 16 की बात करें तो टाइमर 0 और टाइमर 2 8 बिट्स के होते हैं और टाइमर 1 16 बिट का होता है। ओके, ठीक है, तो ये टाइमर्स के बारे में हो गया। नेक्स्ट क्या है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। क्या ज़रूरत है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर की इन पिक कंट्रोलर। ठीक है, जो पिक कंट्रोलर होता है वो केवल डिजिटल सिग्नल्स पे ही काम कर सकता है, ओनली ऑन डिजिटल सिग्नल्स। ठीक है,
तो इसका मतलब क्या हुआ, कोई पेरिफेरल डिवाइस अगर उसको एनालॉग सिग्नल भेज रहा है पिक कंट्रोलर को, तो उससे जाने से पहले वो पहले उसको एनालॉग टू डिजिटली कन्वर्ट करेगा, उस एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में चेंज करेगा, तभी जाके एक पिक कंट्रोलर उसको ऑपरेट कर पाएगा। उस पर क्या है मतलब उसका, ओके। इसी पर्पज़ के लिए एक इनबिल्ट एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर होता है पिक कंट्रोलर में, जिसका रिजोल्यूशन 10 बिट्स का होता है। 10 बिट्स का रिजोल्यूशन का मतलब क्या है कि लेट्स से कि जो एनालॉग सिग्नल है, एनालॉग सिग्नल जो आ रही है वो 0 to 5 वोल्ट्स की है, तो वो इसको 2 to the power 10 मतलब 1024 अलग अलग स्टेप्स में डिवाइड कर देता है, ठीक है। 1024 अलग अलग स्टेप्स में डिवाइड कर देगा, ठीक है। अब जैसे ही जो वैल्यू, जैसे कि अब मान लेते हैं 1024 है, 0 to मतलब मान लेते हैं 0.1 एक स्टेप है, उसके बाद 0.15 एक स्टेप है, ठीक है। तो इसके बीच में अगर एनालॉग की कोई वैल्यू आ रही है 0.113, मान लेते हैं एक स्टेप ये है, एक स्टेप ये है, 0.113 कोई वैल्यू है, ठीक है। ये देखेगा, चेक करेगा किसके क्लोज है, इस वैल्यू के क्लोज है कि इस वैल्यू के क्लोज है। 0.113 0.1 के क्लोज है तो वो उसको डिजिटल फॉर्म में ये वैल्यू दे देगा, ओके। इसी तरह से अगर कोई वैल्यू आ रही है 0.143, ठीक है। अब ये क्या करेगा, इसको चेक करेगा कि इसके पास है कि इसके पास है, किसके ज़्यादा क्लोज है, ठीक है। तो इस वैल्यू के क्लोज है तो उस इसको वैल्यू क्या दे देगा 0.15। इस तरह से ये काम करता है, ठीक है। तो 0 से 5 तक की जो वोल्टेज है जो चेंज हो रहा है एनालॉग, इसको 1024 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, छोटे इक्वल स्पेसिंग के साथ, ठीक है। इक्वल स्पेसेस के साथ 1024 अलग अलग डिवीजन में बांट देता है, और फिर उसके हिसाब से वो जो क्लोज पड़ता है, जो वैल्यू आ रही है जिस भी नियरेस्ट स्टेप के पास आती है उसको वो डिफाइन कर देता है, ओके, जैसे यहाँ पे बताया गया, ठीक है। तो एक PIC माइक्रो कंट्रोलर में जो रिजोल्यूशन होता है वो कितना होता है 10 बिट्स का, मतलब जो रेंज है एनालॉग सिग्नल की उसे 1024 अलग अलग स्टेप्स में वो डिवाइड करेगा, ठीक है। बस इतना ही था, ये इतना ही है पिक माइक्रो कंट्रोलर में आपके लिए, जो आपका सिलेबस है उसके हिसाब से, ठीक है। चलिए बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू क्लास।